आज के समय में आपने अडानी, अंबानी, टाटा या फिर बिरला का नाम तो खूब सुना होगा, लेकिन आज से 250 साल पहले बंगाल में एक इतना अमीर आदमी था जो पहले मुगल, फिर नवाब और यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लोन दिया करता था। इसके सामने आज के बड़े बड़े अमीर छोटे थे। आज के हिसाब से देखा जाए तो उनके पास कुल 8 लाख करोड़ की संपत्ति थी, जो कि इंग्लैंड के सारे बैंक की कुल संपत्ति से काफी ज्यादा थी। वैसे तो असल में इनका नाम फतेह चंद था, लेकिन मुगलों ने इनको जगत सेठ या बैंकर ऑफ वर्ल्ड का नाम दिया था। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा भी आता है कि जिन मुगलों के द्वारा इन्हें जगत सेठ की उपाधि दी जाती है, वही परिवार मुगलों से गद्दारी कर बैठता है, जिस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत के दरवाजे खुल जाते हैं। असल में इस अमीर परिवार की शुरुआत होती है सेठ मानिक चंद से, जिसका नाम शायद आपने जरूर सुना होगा। मानिक चंद का जन्म राजस्थान के नागौर में हुआ था। बचपन में ही वे अपने पिता के साथ बिहार चले जाते हैं। वहाँ इनके परिवार के द्वारा साल्ट पिटरे का कारोबार करा जाता है, जिसका इस्तेमाल खास करके गन पाउडर और पटाखे बनाने में करा जाता था। और इस बिजनेस से सेठ मानिक चंद ने काफी ज्यादा पैसा कमाया और धीरे धीरे इन्होंने अपने परिवार का बिजनेस चारों तरफ फैलाना शुरू करा, जिस कारण से इनकी दोस्ती बंगाल के गवर्नर मुर्शिद कुली खान से हो गई थी। इस समय तक बंगाल मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, जिस कारण से मानिक चंद भी अब बंगाल का टैक्स कलेक्शन और वित्तीय मामले संभालने लगे थे। सेठ मानिक चंद की मृत्यु के बाद उनकी कोई संतान न होने के कारण उनकी पूरी जिम्मेवारी उनके भतीजे फतेह चंद के हाथों में आ जाती है। इस समय तक यह परिवार काफी ज्यादा अमीर हो गया था। इस समय तक इसका हेडक्वार्टर मुर्शिदाबाद में था और इसकी शाखाएं ढाका, कलकत्ता और पटना जैसे बड़े शहरों में फैली हुई थी। अब तक यह परिवार इतना अमीर बन चुका था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लोन और अंग्रेजों के बड़े बड़े वित्तीय मामलों को यह देखा करता था। धीरे धीरे इस परिवार की तुलना बैंक ऑफ इंग्लैंड से होने लगी थी और एक समय ऐसा आ गया था जब इनकी कुल संपत्ति बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी ज्यादा हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वैसे ही काफी ज्यादा कमजोर पड़ गए थे। इसके बाद साल 1719 में मोहम्मद शाह के द्वारा मुगल गद्दी संभाली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी अब अपने पांव भारत में पसारने लगी थी। इस समय तक बंगाल काफी ज्यादा अमीर हुआ करता था। उस समय के बंगाल में आज का बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और आसाम हुआ करता था। अब क्योंकि बंगाल मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, इसलिए बंगाल का टैक्स का एक बड़ा हिस्सा मुगल दरबार तक पहुंचता था और इस टैक्स कलेक्शन में फतेह चंद का काफी बड़ा हाथ था। उन्होंने बंगाल, उड़ीसा और बिहार की रियासतों को लोन देना शुरू कर दिया था, ताकि समय पर बंगाल के द्वारा मुगल दरबार तक टैक्स अदा करा जा सके। और उनकी इस प्रतिभा के कारण मुगल दरबार के द्वारा उन्हें फतेह चंद से जगत सेठ की उपाधि दी गई। साल 1744 में फतेह चंद की जगह पर सेठ बनते हैं उनके पोते महताब चंद और इसी समय पर बंगाल का नया गवर्नर बनता है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान, फतेह चंद और महताब चंद के काफी अच्छे रिलेशन थे, लेकिन साल 1756 में बंगाल का गवर्नर बनता है सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला के गद्दी संभालते ही उन्होंने कई लोगों को दरकिरार करना शुरू कर दिया था, जिसमें से नए जगत सेठ या महताब चंद भी एक थे। कुछ समय बाद जब सिराजुद्दौला ने महताब चंद से 3 करोड़ रुपए मांगे तो महताब चंद ने यह रुपए देने से साफ इनकार कर दिया था, जिस कारण से भरी हुई सभा में सिराजुद्दौला के द्वारा महताब चंद को थप्पड़ मार दिया जाता है। अब इतने बड़े आदमी को थप्पड़ मारना कोई छोटी बात तो नहीं थी, इसलिए इससे गुस्साए महताब चंद भी वही करते हैं शायद जो कोई और करता। इस समय पर सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के रिश्ते आपस में अच्छे नहीं थे और अंग्रेज भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने का बहाना ढूंढ रहे थे और उनको यह सफलता दिलाई जाती है नाराज महताब चंद के द्वारा। उन्होंने अंग्रेजों के कमांडर रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला लिया था और इसके बाद अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध होता है और इसमें बताया जाता है कि महताब चंद के द्वारा इस युद्ध के लिए अंग्रेजों को 28 लाख रुपए दिए गए थे। अब महताब चंद या जगत सेठ यह रुपए अंग्रेजों को इसलिए नहीं देते हैं कि वे भारत पर कब्जा करें, सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि अंग्रेज सिराजुद्दौला के दुश्मन थे और जगत सेठ भी सिराजुद्दौला के खिलाफ थे और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है और अंग्रेजों का भारत पर कब्जा करने का इससे रास्ता खुल जाता है। अब सिराजुद्दौला के युद्ध हारने के बाद मीर जाफर गद्दी संभालता है। अब मीर जाफर के गद्दी संभालते ही
जगत सेठ को लगता है कि सिचुएशन पहले की जैसी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन मीर जाफर तो खुद अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन के रह जाता है। और अब तो जगत सेठ को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी होती है। कठपुतली होने के कारण मीर जाफर भी अंग्रेजों से परेशान हो जाता है और वह भी अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता है। इसलिए अंग्रेज उसे बंगाल की गद्दी से हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बैठा देते हैं। अब मीर कासिम गद्दी पर बैठ तो जाता है, इसके साथ ही वह मुगल सल्तनत को दोबारा से स्थापित करना चाहता था, लेकिन उसे यह भी डर रहता है कि कहीं उनके साथ भी वही धोखा न हो जाए जैसा कि सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। इसलिए वह सब धोखेबाजों को एक एक करके अपने रास्ते से साफ करता है और इसमें से मेहताब चंद भी एक होते हैं। और इस प्रकार से भारत के सबसे अमीर आदमी का अंत हो जाता है और इसके बाद मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य बक्सर का युद्ध होता है। इसमें मीर कासिम की हार होती है और इस प्रकार से अंग्रेजों के पास बंगाल की दीवानी के हक चले जाते हैं, या ये कहें कि बंगाल का हक अब अंग्रेजों के पास चला जाता है। दोस्तों, क्या आपको इससे पहले भारत के इस अमीर जगत सेठ के बारे में पता था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।